हेलो स्टूडेंट्स, तैयारी ऑनलाइन में आप सबका स्वागत है। आज हम सीटेट प्रीवियस पेपर जुलाई 2019 पेपर फर्स्ट में मैथ सेक्शन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। अगला प्रश्न हमारा है, एक बीकर के 3/7 भाग में पानी है। बीकर को ऊपर तक पानी से भरने के लिए 16 लीटर पानी की आवश्यकता है। तो बीकर की धारिता क्या है, यह हमें फाइंड करना है। तो सबसे पहले यहाँ हम देखेंगे कि बीकर में कितना पानी भरा हुआ है। तो 3/7 भाग पानी भरा हुआ है, 3/7 भाग भरा हुआ है। तो एक मान लेते हैं कि पूरा कितना है, एक है। एक में से 3/7 अगर निकाल देंगे तो कितना आ जाएगा, 4/7 भाग। यानी कितना भाग खाली है, तो खाली भाग हमारा निकल गया कितना, खाली भाग जो है वह 4/7 है। खाली भाग की संख्या हमारा यहाँ निकल गया 4/7। अब कह रहा है कि ऊपर तक पानी भरने के लिए हमें कितने लीटर पानी की आवश्यकता है, तो 16 लीटर पानी की आवश्यकता है। भाग कितना खाली है, तो 4/7 भाग खाली है। ये हो गया हमारा 4/7 भाग। इसको पूरा भरने के लिए हमें ज़रूरत कितना है, 16 लीटर पानी की ज़रूरत है। तो अब क्या करेंगे अब हम करेंगे 16 लीटर को गुना कर देंगे 7 से और भाग कर देंगे 4 से। तो ये कितना हो जाएगा, 4 चौका 16, 7 चौक 28। यानी पूरा बीकर भरने के लिए हमें 28 लीटर पानी की आवश्यकता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है, निम्नलिखित संख्याओं में कौन सी संख्याएं अवरोही क्रम में निरूपित करती है। अब यहाँ ध्यान रखना है किस क्रम में कह रहा है, तो अवरोही क्रम में। अवरोही क्रम मतलब होता है घटते क्रम में। और घटते क्रम कैसे करते हैं, तो सबसे पहले बड़ी संख्या लिखते हैं, उसके बाद छोटी, उसके बाद उससे छोटी। यानी कि अगर मान लीजिए ये संख्या हमारा दिया हुआ है 7, 3, 5, 8, तो इसे अगर हमें अवरोही क्रम में सजाना है तो कैसे करेंगे, जो सबसे बड़ा संख्या होगा, यहाँ 8 सबसे बड़ा है तो सबसे पहले 8 आ जाएगा। उसके बाद उससे छोटा 7, फिर इससे छोटा 5 और फिर इससे छोटा 3। यानी इस क्रम में सजाएंगे, पहले सबसे बड़ा, उसके बाद उससे छोटा और लास्ट में सबसे छोटा। ये हमारा कहलाएगा अवरोही क्रम। तो अब इसी क्रम में हमें क्या करना है, इन संख्याओं में बताना है कि कौन सा संख्या जो है वह अवरोही क्रम को निरूपित करता है। तो यहाँ देखिए पहले ऑप्शन से ही इसका आंसर फाइंड हो जाएगा। पहला ऑप्शन कह रहा है 3.05, दूसरा ऑप्शन में है 30.5, तीसरे ऑप्शन में भी 30.5 और चौथे ऑप्शन में भी 30.5 है। तो पहला ऑप्शन यहाँ ऑप्शन से ही कैंसिल हो जा रहा है, क्योंकि तीनों ऑप्शन में देखिए दूसरा, तीसरा और चौथे में 30.5 है और पहला में 3.05 है। यानी पहला ऑप्शन हमारा यहीं से क्या हो गया, ख़त्म हो गया। अब आगे देखते हैं। तो दूसरे ऑप्शन में देखिए दूसरा जो है वह 3.50 है, तीसरे में भी 3.50 है और चौथे में 3.05 है। तो 3.05 जो है वह 3.50 से छोटा है। तो चौथा ऑप्शन हमारा यहीं से कैंसिल। अब हमारे पास क्या बच गया, तो अब हमारे पास ये दोनों ऑप्शन बच गया। अब हमें बताना है कि इन दोनों ऑप्शन में से कौन सा हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो अब आगे देखते हैं दूसरे ऑप्शन का तीसरे रॉ में देखिए 3.055 है और तीसरे में क्या है 3.05। अगर हम इसके आगे 3 डिजिट बढ़ाएंगे तो ये क्या हो जाएगा 3.050 और यहाँ क्या है 3.055। तो इनमें से कौन सा बड़ा हो रहा है, तो 3.055 जो है वह 3.50 से बड़ा है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अगर आपको अवरोही क्रम या आरोही क्रम में किसी भी प्रकार की समस्या होती है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। मैं कोशिश करूंगी कि आपको अवरोही क्रम और आरोही क्रम दोनों क्रमों को अच्छे से एक अलग से वीडियो बनाऊं और फिर समझाऊं। अगला प्रश्न हमारा है, एक दुकानदार ने 5.3 किलोग्राम बादाम, 2100 किलोग्राम किशमिश और 2.2 किलोग्राम काजू को मिला दिया तथा इस मिश्रण के बराबर 2 दर्जन पैकेट बना दिए। प्रत्येक पैकेट का भार क्या होगा, यह हमें बताना है। तो यहाँ देखिए पहले वो क्या कर रहा है, 5.3 किलोग्राम यानी कि ये हो गया हमारा कितना 5300 ग्राम। उसके बाद कह रहा है 2100 ग्राम, ये हो गया 2100 ग्राम। उसके बाद 2.2 किलोग्राम को हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, 2200 ग्राम लिख सकते हैं। इसको ऐड कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 0 0, ये हो गया हमारा 6 और ये हो गया हमारा 9, यानी कि 96
100 ग्राम। यहाँ लिख सकते हैं कितना, 9600 ग्राम हमारा क्या हो रहा है, फाइंड हो रहा है। अब हमें क्या करना है, तो 2 दर्जन का पैकेट बनाना है जो कि बराबर बराबर हो। तो 2 दर्जन में कितने होते हैं, 24। 24 से इसको कट कर दीजिए, कितना आ जाएगा, 24 चौका 96, आ गया कितना, 400। यानी 400 ग्राम के 24 पैकेट बन रहे हैं। तो हमारे आंसर क्या हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, मैं कौन सी संख्या हूँ, मैं 2 अंकों की सम संख्या हूँ। यहाँ कह रहा है कि वो संख्या क्या है, 2 अंकों की सम संख्या है। उसके बाद कह रहे हैं मैं 3, 4 और 6 का सार्वगुणज हूँ। उसके बाद मेरे कुल 9 गुणनखंड हैं, ये भी कह रहा है। तो यहाँ देखिए, वह संख्या जो भी है 2 अंकों की सम संख्या, वह 3 से भी डिवाइड हो रहा है, 4 से भी डिवाइड हो रहा है और 6 से भी डिवाइड हो रहा है। किसी भी संख्या को 3 से डिवाइड होने का रूल क्या है, तो 3 से वह संख्या पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा जिसका सम जो है वह क्या हो, 3 के टेबल में आता हो। तो यहाँ हमारा 4 ऑप्शन दे रखा है। चलिए हम इसको निकाल लेते हैं कि 3 से कौन कौन डिवाइड हो जाएगा। 4 में प्लस कर दीजिए 8, कितना हो गया, 12। ये संख्या भी 3 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, 4 से भी डिवाइड है और 6 से भी। उसके बाद आ गया हमारा 56। 5 में 6 को जोड़ दीजिए तो कितना हो गया, 6 5 11। ये संख्या 3 से डिवाइड नहीं होगा, तो ये संख्या हमारा नहीं हो सकता। 24, ये हो गया 2 + 4, 2 और 4 24 हो गया। 2 और 4 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 4 2 6। ये संख्या भी 3 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, तो ये संख्या भी हो सकता है। उसके बाद 36, 3 में 6 को जोड़ दीजिए कितना हो गया, 9। तो 9 भी पूरा पूरा जो है वह 3 से डिवाइड होगा। तो यहाँ हमने देखा कि हमारा यह तीनों क्या हो रहा है, यह तीनों जो है 3 से पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है, और यह तीनों जो है वह 4 से और 6 से भी पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है। अब आगे देखते हैं। तो आगे कह रहा है कि मेरे कुल 9 गुणनखंड हैं। कितने गुणनखंड हैं, 9 गुणनखंड हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इन 3 संख्याओं का गुणनखंड निकाल देंगे। तो 48 का गुणनखंड क्या क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 8 और 12, उसके बाद 16, उसके बाद हो जाएगा हमारा 24, उसके बाद 48। ठीक है, 24 का भी लिख लेते हैं। 24 का 1 2 3 4 6 8 12 और 24 खुद होगा। उसके बाद 36 का लिखते हैं। तो 1 2 3 4 6 9 12 18 और 36। अब काउंट कर लेते हैं किसका गुणनखंड 9 हो रहा है। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 48 के कितने गुणनखंड आ रहे हैं, 10। तो ये हमारा नहीं होगा, ये ख़त्म यहीं पे। 24 का देखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। 24 के कितने गुणनखंड आ रहे हैं, 8। ये भी हमारा नहीं होगा। अब 36 का देखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 36 के कितने गुणनखंड आ रहे हैं, 9। यानी हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, आशा घर के खर्च में से कुछ रकम बचाकर एक मोबाइल फ़ोन खरीदना चाहती है। प्रत्येक सप्ताह वह सोमवार को ₹50, बुधवार को ₹100 और शुक्रवार को ₹80 बचाती है तथा रविवार को इसमें से ₹60 वह क्या करती है, खर्च कर देती है। तो उसे ₹5,950 का मोबाइल खरीदने के लिए कितने सप्ताह बचत करनी होगी, यह हमें बताना है। तो यहाँ देखिए वह क्या कर रही है, सोमवार को हम क्या कहते हैं, मंडे को कितना रुपये बचा रही है, ₹50 बचा रही है। उसके बाद वह वेंसडे यानी कि बुधवार को वह ₹100 बचाती है। उसके बाद फ्राइडे यानी कि शुक्रवार को कितना रुपये बचाती है, ₹80 बचाती है। तो सबसे पहले इसको जोड़ लीजिए तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा ₹230। ठीक है, यानी 3 दिनों में उसने ₹230 बचाए।
उसके बाद आगे कह रहा है कि रविवार यानी संडे को क्या करती है, 60 रुपये खर्च कर देती है। तो संडे का निकाल लीजिए, संडे को वो क्या करती है, 60 रुपये खर्च कर देती है। घटा दीजिए, इसमें से कितना आ जाएगा, ये हो गया 0 में से 0 गया 0, 13 में से 6 गया हो गया 7, और ये कितना हो गया 1, यानी कुल जो है उसे 170 रुपया बचता है। ठीक है, अब आगे कह रहा है उसे मोबाइल कितने का खरीदना है, तो उसे मोबाइल खरीदना है 5,950 रुपये का, और वह कितना रुपये बचाती है, 170 रुपये बचता है उसके पास। तो ये हो गया 170 से इसको डिवाइड कर दीजिए, 0 से 0 ख़त्म, 17 से ये ख़त्म, 17 तिया 51, 17 पचे 85, यानी वह 35 सप्ताह तक पैसे बचत करेगी, तभी जा कर के वह अपना मोबाइल खरीद पाएगी। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट आंसर होगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो इसे लाइक करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ भी हमारा वीडियो शेयर करें। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न बहुत ही आसान है, बस इसे समझना है। प्रश्न कह रहा है यदि 11,011 के नीचे में क्या दिया हुआ है, स्क्वायर बराबर है किसके, यहाँ खाली स्थान है और नीचे में दिया हुआ है 10, तो रिक्त स्थान में कौन सी संख्या आएगी, यह हमें बताना है कि यहाँ पे किस संख्या को हम फिल करेंगे। तो यहाँ देखिए, ये हो गया हमारा बाइनरी। बाइनरी में क्या होता है, बाइनरी में जो है वह जो यहाँ 2 देख रहे हैं स्क्वायर, वह नीचे आता है। हमें कन्वर्ट किस में करना है, बाइनरी टू डेसिमल, किस में कन्वर्ट करना है, तो डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो डेसिमल का क्या होता है, ये हो गया ब्रैकेट के नीचे आ गया 10, तो ये हो गया हमारा डेसिमल में। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, यहाँ संख्या जो है वो हमारा बाइनरी में दिया हुआ है, तो चलिए इसको डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं। संख्या क्या हमारा है, संख्या है 11,011, ठीक है, और इसके नीचे है स्क्वायर। अब क्या करेंगे, जितना संख्या दिया हुआ है, पहले 1 है, यहाँ 1 लिखेंगे, 2 है तो 2 के पावर 0, तो यहाँ देखिए ये 2 है तो 2 का पावर पहले क्या हो जाएगा 0, यानी 1 को 2 के पावर 0 से गुना करेंगे। उसके बाद 1 को 2 के पावर 1 से गुना करेंगे। उसके बाद 0 को 2 के पावर 2 से गुना कर देंगे। ऐसे ही क्रम बढ़ते जाएंगे। अब आ गया 1 को 2 के पावर 3 से गुना करेंगे, और यहाँ 1 है, 1 को 2 के पावर 4 से गुना करेंगे। देखिए क्रम कैसा है, बढ़ता जा रहा है, 0 1 2 3 4, इस तरीके से क्रम बढ़ते जा रहे हैं। तो किसी भी संख्या के ऊपर अगर पावर 0 है तो इसका मतलब हो जाता है यह संख्या कितना है, 1 है, ये ध्यान रखिएगा। चाहे मान लीजिए यहाँ 8 होता, 8 के ऊपर पावर 0 होता तो ये संख्या क्या लिखा था, यह संख्या 1 कहलाएगा पूरा। तो यहाँ देखिए 1 गुने 2 पे पावर 0, यानी कि 1 गुने 1 कितना हो जाएगा 1। अब यहाँ है 1 गुने 2 पर पावर 1 यानी कि 2, तो कितना हो गया 2 एकम 2। अब 0 गुने 2 पर पावर 2, यानी कि 0 से हमें गुना करना है 2 पे पावर 2 यानी कि 4। 0 से किसी भी संख्या को गुना करेंगे तो संख्या क्या आएगा, 0 आएगा। आगे देखिए 1 गुने 2 पर पावर 3, यानी कि 2 पर पावर 3 कहने का मतलब है यहाँ 8। 1 को अगर 8 से गुना करते हैं तो क्या हो जाएगा 8। यहाँ देखिए 1 गुने 2 पे पावर 4 है, यानी कि क्या हो जाएगा यहाँ पे हमारा 1 गुने 16, तो कितना हो गया हमारा, ये हो गया हमारा 16। अब हमें क्या फाइंड करना है, तो जितना संख्या हमारा ये प्राप्त हुआ है इसको ऐड कर देंगे। तो चलिए ऐड करते हैं। तो यहाँ देखिए 1 में 2 को जोड़ देंगे, कितना आएगा 3। 3 में 0 को जोड़ेंगे तो 3 ही होगा। 3 में 8 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 8 3 11, और 11 में 16 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 27। क्या आ गया हमारा 27। तो रिक्त स्थान पे क्या आएगा, तो रिक्त स्थान पे हमारा आएगा 27। ये संख्या इस जगह पे आएगा हमारा। तो हमारा आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो गया। तो देखा आप लोगों ने, बहुत ही आसान तरीका है इस तरह के प्रश्नों को सॉल्व करने का। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगर आप सीटेट के प्रीवियस पेपर का मॉक टेस्ट देना चाहते हैं तो आप हमारे वेबसाइट
www.tayarionline.com पे जाकर के सीटेट के मॉक टेस्ट दे सकते हैं। अगर आप सीटेट के पुराने क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करना चाहते हैं तो भी आप कर सकते हैं। हमारे वेबसाइट पे आपको सीटेट के सारे प्रीवियस पेपर्स मिल जाएंगे, आप वहाँ से उसका PDF ले सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है एक वर्ग की भुजा 10 सेंटीमीटर है, यदि वर्ग की भुजा दुगुनी कर दी जाए तो नया परिमाप कितना गुना होगा, यह हमें बताना है। अब यहाँ कह रहा है कि वर्ग की भुजा जो है कितनी है, 10 सेंटीमीटर। वर्ग के बारे में मैंने कई सारे प्रश्न सॉल्व किए हैं सीटेट में, और आप लोगों ने भी देखा है कि वर्ग और आयत से जुड़े हुए कई प्रश्न आए हैं। जितने भी प्रीवियस पेपर आप देखोगे उसमें एक क्वेश्चन जरूर वर्ग और आयत से जुड़ा हुआ पूछा जाता है। तो आप प्रैक्टिस कीजिए। अगर आपको नहीं आता है, अगर समझ नहीं आता है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। मैं कोशिश करूँगी कि उसके लिए एक अलग से वीडियो बनाऊँ और आपको अच्छे से समझाने की कोशिश करूँ। तो यहाँ क्या कह रहा है वो देखते हैं। कह रहा है एक वर्ग की भुजा जो है वो 10 सेंटीमीटर है। अगर एक भुजा 10 सेंटीमीटर है तो बाकी सारी भुजाएं क्या हो जाएगी, सभी भुजाएं 10-10 सेंटीमीटर का होगा। क्यों होगा, तो क्योंकि वर्ग की सभी भुजाएं बराबर होती है। उसके बाद कह रहा है कि वर्ग की भुजा दुगुनी कर दी जाए। तो चलिए एक और वर्ग बना लेते हैं। यहाँ हम वर्ग बना लिया। अब कह रहा है कि वर्ग की जो पहले थी वह भुजा 10 सेंटीमीटर की थी। अब उसके बाद उसने क्या किया कि भुजा को दोगुना कर दिया, यानी कि 10 गुने 2 कितना हो गया, 20 सेंटीमीटर। वर्ग की भुजा कितनी आ गई, 20 सेंटीमीटर। एक भुजा 20 सेंटीमीटर है तो बाकी सारी भुजाएं भी कितनी हो जाएगी, 20 सेंटीमीटर। क्यों होंगी ये आप जानते ही हैं, वर्ग का सभी साइड बराबर होता है। उसके बाद क्या कह रहा है, यहाँ देखिए, कह रहा है कि नया परिमाप कितना गुना होगा पुराने परिमाप से। तो परिमाप क्या होता है, तो हम सभी जानते हैं परिमाप क्या होता है। परिमाप जो होता है सभी भुजाओं का योग होता है। तो सभी भुजाओं का योग कितनी भुजा है, 1 2 3 4। वर्ग में 4 भुजा होती है तो 4 को गुना कर दीजिए 10 से, तो कितना हो जाएगा परिमाप। तो यहाँ कितना हो गया परिमाप, तो परिमाप हो गया हमारा 40 हो गया। और यहाँ देखिए यहाँ कितना हो जाएगा, तो ये हो गया हमारा 4 गुने 20 कितना हो गया, 80। 40 सेंटीमीटर ये आ गया, 80 सेंटीमीटर ये आ गया। अब कह रहे हैं कितना गुना हो जाएगा, तो 40 का 80 कितना गुना है, तो 2 गुना है। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट आंसर होगा। नया परिमाप जो है वह पुराने परिमाप का 2 गुना है। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न हमारा है 72 गुने 28 बराबर 36 गुने 4 गुने डैश। अब पूछ रहे रिक्त स्थान पे क्या होगा, यह हमें बताना है। तो ये हो गया हमारा 72, गुना कर दीजिए इसको 28 से। नीचे हो गया हमारा 36, गुना कर दीजिए 4 से। अब ये कितना हो जाएगा, 4 से इसको गुना करेंगे, ये कितना हो गया, 4 सत्ते 28। 36 से ये कितने मरतबे हो जाएगा, 36 दूना 72। कितना आ गया हमारा, 7 गुने 2 कितना हो जाएगा, 7 दूनी 14। आगे देखते हैं क्या कह रहा है। आगे कह रहा है 7 का गुणज है। तो सही बात है, 14 क्या है, 7 का गुणज है, करेक्ट है। दूसरा ऑप्शन कह रहा है एक अभाज्य संख्या है। नहीं, 14 जो है वह क्या है, भाज्य संख्या है, अभाज्य नहीं है। तो दूसरा ऑप्शन हमारा नहीं होगा। तीसरा ऑप्शन कह रहा है 10 से कम है, यह भी नहीं होगा क्योंकि 14 जो है वह 10 से ज़्यादा है। चौथा ऑप्शन एक सम संख्या है, तो यह सही है, 14 क्या है, एक सम संख्या है। और पांचवा ऑप्शन कह रहा है 56 का गुणनखंड है। तो सही बात है, 14 जो है वह 56 का गुणनखंड है क्योंकि 14 चौका कितना होता है, 14 चौका 56 होता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ए, डी और ई, यह तीनों जो है वह सही बता रहा है। अगला प्रश्न हमारा है 18 3/4 में कितने चतुर्थांश है, यह हमें बताना है। तो 18 3/4 में 1/4 कितना है, यानी कि x टाइम है, ये हमें बताना है। तो x है, तो ये कितना हो जाएगा, 18 को मिक्स फ्रैक्शन को फ्रैक्शन में करेंगे, 18 चौक 72 में 3 जोड़ दीजिए, 75/4 बराबर कितना हो जाएगा, 1/4x।
x बराबर कितना होगा, तो 75/4 को गुना कर दीजिए 4 से 4 खत्म, कितना आ गया 75। तो 18 3/4 में कितने चतुर्थांश हैं, तो 75 चतुर्थांश है। हमारा आंसर क्या फाइंड हो गया, 75। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, एक स्कूल में आधे छात्र बैडमिंटन खेलते हैं, 1/4 छात्र वॉलीबॉल, 1/8 छात्र टेनिस और 1/16 छात्र शतरंज खेलते हैं। बाकी तैराकी के लिए जाते हैं। यदि वॉलीबॉल खेलने वाले छात्रों की संख्या 160 है तो कितने छात्र शतरंज खेलते हैं यह बताना है। तो यहाँ देखिए, वॉलीबॉल खेलने वाले छात्रों की संख्या 1/4 छात्र वॉलीबॉल खेलते हैं। तो अब हमें निकल जाएगा कुल छात्रों की संख्या, तो हम यहाँ पे निकाल लेते हैं कुल छात्रों की संख्या 160 × 4 कितना हो जाएगा, 16 चौका 64, यानी कि 640 कुल छात्र हैं। उसमें से 160 छात्र जो हैं वो वॉलीबॉल खेलते हैं। हमें ज्ञात क्या करना है, तो हमें ज्ञात करना है शतरंज खेलने वाले छात्रों की संख्या। तो कुल छात्र हमारा कितना लिखना, 640 कुल छात्र निकल गया। अब शतरंज कितने छात्र खेलते हैं, तो 1/16 छात्र, यानी कि 640 का 1/16 भाग बच्चे क्या खेलते हैं, शतरंज। तो 16 चौका 64, कितना बच्चा हो गया, 40। कितने बच्चे शतरंज खेलते हैं, तो 40 बच्चे शतरंज खेलते हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न हमारा कह रहा है, दीपा एक डाकघर में पत्र और पार्सल डाक से भेजने के लिए जाती है। डाक की दरें इस प्रकार चित्रित की गई हैं। तो यहाँ देखिए, पत्र का भार दिया हुआ है। पहला है 20 ग्राम या उससे कम होगा तो 5 रुपये लगेंगे। प्रत्येक अतिरिक्त 20 ग्राम के लिए 2 रुपया अधिक लगेगा। उसके बाद पार्सल का भार है। पार्सल का कह रहा है कि अगर 50 ग्राम या उससे कम भार है तो 5 रुपये लगेगा। प्रत्येक अतिरिक्त 50 ग्राम के लिए 3 रुपया लगेगा, यानी 50 ग्राम जितना भी अधिक होगा उसके लिए 3 रुपया हमें देना होगा। आगे देखिए, दीपा 2 पार्सल क्रमशः 250 ग्राम और 300 ग्राम भार के और 2 पत्र 20 ग्राम और 35 ग्राम भार के भेजना चाहती है। तो उसे कितना डाक शुल्क देना होगा यह हमें बताना है। तो सबसे पहले हम यहाँ देखेंगे कितना दे रही है, 250 ग्राम। 50 ग्राम यानी कि 250 में कितना 50 ग्राम होगा ये बताइए पहले। तो 250 ग्राम में 5 जो होगा वो 50 ग्राम का होगा, ठीक है। तो 5 जो हो गया वह कितना हो जाएगा, 50 ग्राम का। तो एक का हम निकाल लेंगे, 50 ग्राम का 5 रुपये है, 5 रुपये लिख दिया यहाँ पे। उसके बाद अतिरिक्त कितना बच रहा है, तो 4 पार्सल बच रहे हैं जो 50 ग्राम के हैं। और कह रहा है कि प्रत्येक अतिरिक्त 50 ग्राम जो लगेगा उसके लिए 3 रुपया ज़्यादा लगेगा। तो 3 रुपये यहाँ क्या करेंगे, गुना कर देंगे। तो कितना हो जाएगा, ये हमारा हो गया हमारा 5 रुपया, प्लस कर देंगे 4 × 12। 5 रुपये में 12 रुपये प्लस कर दीजिए तो कितना हो गया, 17 रुपये। यानी 250 ग्राम पार्सल का उसे 17 रुपये लग रहे हैं। अब देखिए आगे, आगे हमारा क्या है, 300 ग्राम। तो यहाँ ये हो गया हमारा कितना, 300 ग्राम। अब 50 ग्राम के 300 ग्राम कितने पार्सल होंगे उसमें, तो 6 हो जाएंगे। अब यहाँ देखिए, एक पार्सल यानी 50 ग्राम का 5 रुपये लग रहा है। तो अब हमें और कितना लगाना है, 5 × 3। 5 × 3 क्यों किया ये तो आप समझ गए होंगे, क्योंकि एक पार्सल का जो 50 ग्राम का है वो हो गया हमारा 5 रुपये का। उसके बाद जितने पार्सल बच रहे हैं, तो उसके बाद हमारे पास 6 पार्सल थे, एक पार्सल का 5 रुपये लग रहा है तो बच गया और 5 पार्सल, और जितना ज़्यादा होगा उसमें 3 रुपया एक्स्ट्रा हो जाएगा। तो कितना हो गया ये हमारा, 5 पार्सल गुना कर दीजिए 3 से तो 15। ये हो गया 5 जोड़ 15, 15 में 5 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 20 रुपया। यानी पार्सल का दाम निकल गया यहाँ पे, 250 ग्राम पार्सल का दाम हो गया 17 रुपये, ठीक है। और 300 ग्राम पार्सल का दाम हो गया 20 रुपये, यहाँ लिख दीजिए। आगे देखते हैं क्या कह रहा है। आगे कह रहा है कि पत्र का भार, एक पत्र का भार 20 ग्राम है, तो 20 ग्राम का यहाँ हमने देखा था 5 रुपये है, 5 रुपये लिख दीजिए। उसके बाद यहाँ लिख दीजिए 5 रुपये। उसके बाद दूसरा पत्र जो है वह 35 ग्राम का है, यानी 20 ग्राम तक तो 5 रुपये लग रहे हैं और 20 ग्राम से अतिरिक्त के लिए 2 रुपया और लग रहा है, तो 2 रुपये इसमें जोड़ दीजिए तो कितना हो गया, 7 रुपये। यानी 35 ग्राम पार्सल
के लिए उसको 7 रुपये पे करने होंगे। तो यहाँ लिख दीजिए 7 रुपये। अब बाकी सबको ऐड कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 7 7 14, 14 में 5 जोड़ेंगे 19, बच गया हमारे पास कितना 1। अब ये हो गया हमारा 2 1 3 और 1 जोड़ दीजिए 4। तो कुल कितना रुपए उसको पे करना पड़ा, तो उसको 49 रुपये पे करना पड़ा। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, 49 रुपये। अगला प्रश्न हमारा है अंकों 2 3 4 6 7 8 को निम्नलिखित रिक्त स्थानों में व्यवस्थित किया जाए, योग करने पर अधिकतम संभव संख्या प्राप्त हो। हमें फाइंड क्या करना है, तो योग करके अधिकतम यानी कि सबसे ग्रेटेस्ट संख्या फाइंड करना है। तो कैसे करेंगे, तो अगर हम यहाँ लिख देते हैं 8 7 6 4 3 2। अब इसको योग करेंगे तो अधिकतम कितना संख्या फाइंड हो जाएगा, 6 में 2 को जोड़ेंगे 8, 7 में 3 को जोड़ेंगे 10 और यहाँ 8 में 4 को जोड़ेंगे 12 1 13। तो अधिकतम संख्या हमारे पास क्या आ गया 1308। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न हमारा है 50 में एक पूर्ण संख्या जोड़ी जाती है और फिर वही संख्या 50 से घटा दी जाती है, तो प्राप्त दोनों संख्याओं का योग क्या होगा, यह हमें बताना है। तो 50 में हमें क्या करना है, पूर्ण संख्या जोड़ना है। तो हमने 50 में पूर्ण संख्या यानी 0 जोड़ दिया। उसके बाद कहता है कि 50 से हमें क्या करना है, घटाना है। तो 50 में हमें क्या घटाना है, पूर्ण संख्या हमने घटा दिया। तो 0 से 0 खत्म हो गया, प्लस माइनस क्या बच गया 50 जमा 50 कितना हो गया 100। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा 100। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन को समझना है बस, क्वेश्चन समझ गए तो आंसर फाइंड करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और अभी तक के जितने भी वीडियो अगर आपने देखे होंगे तो आपने देखा होगा कि सभी वीडियो में जितने भी पेपर फर्स्ट में मैथ्स के क्वेश्चंस पूछे गए हैं वह एक दूसरे से मिलता जुलता ही प्रश्न पूछा गया है। कहीं भी किसी भी प्रकार की चेंजिंग नहीं की गई है, बस नंबर्स चेंज किए गए हैं, क्वेश्चन तो वही है। जब तक समझेंगे नहीं तब तक ये सारी चीज़ें टफ लगेगी, इसीलिए समझना बहुत ज़रूरी है। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको इस प्रश्न पत्र से संबंधित कोई भी प्रश्न पूछना हो या कोई भी प्रश्न समझ में ना आया हो तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाएं ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर करें। आप सबका धन्यवाद।